जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और सबसे बड़े चरण में 7 जिलों की अंतिम 40 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक 65% मतदान हुआ। 39 लाख से अधिक पात्र मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए तैयार हैं, जिनमें 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और मुजफ्फर बेग और कई पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त करने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े। उन्होंने पहले क्रमशः 2019 और 20 में ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद के चुनावों में भाग लिया था। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक और सशस्त्र पुलिस कर्मियों सहित सुरक्षा बलों की 400 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है। पहले चरण में मतदान प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। 18 सितंबर को पहले चरण में 61% तथा 26 सितंबर को दूसरे चरण में 47% मतदान हुआ था। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत से नाराज लेह में सैकड़ों लोग मंगलवार को सड़क पर उतर आए। उनकी आवाज़ें एक स्वर में उठ रही थी और उन्होंने कार्यवाही के विरोध में दिल्ली पुलिस शर्म करो के नारे लगाए। वांगचुक को लद्दाख में के 125 साथी प्रदर्शनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस के सिंगू सीमा पर हिरासत में लिया। यह कार्रवाई राजधानी में 6 अक्टूबर तक लागू निषेधता की छाया में हुई है। जैसे ही वांगचुक की दिल्ली चलो पदयात्रा लेह से समर्थकों के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सीमा के पास पहुंची, पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए, जिसके कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यह मार्च, जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर को राजघाट पर समापन करना था, महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए योजनाबद्ध था। 1 सितंबर से शुरू हुआ यह मार्च केंद्र के लद्दाख के नेतृत्व के साथ चर्चा फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करने के लिए शुरू किया गया था। उनकी मांगों के केंद्र में 4 सूत्री एजेंडे हैं, जिसमें राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत समावेश, त्वरित भर्ती प्रक्रिया के साथ एक समर्पित लोक सेवा आयोग और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी से मीलों दूर लेह में सैकड़ों लोग, पुरुष, महिलाएं और छात्र सोनम वांगचुक के समर्थन में परेशान और एकजुट थे। सड़कों पर उनके विरोध की गूंज सुनाई दी, जिसमें उनकी रिहाई की मांग की गई और आग्रह किया गया कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना मार्च जारी रखने की अनुमति दी जाए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने केसर गांव में जमीन के मुआवजे के रूप में मुदा द्वारा मैसूर के एक पॉश इलाके में उन्हें आवंटित कुल 48,284 वर्ग फीट की 14 साइटों को वापस करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की प्रतिष्ठा धन या जमीन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुदा अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में पार्वती ने भूखंडों को वापस करने और उनके नाम पर निष्पादित किए गए कार्यों को रद्द करने के अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने लिखा, मुझे कोई धन, साइट या ज़मीन नहीं चाहिए। मेरे परिवार की गरिमा मेरे लिए कई अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पति, बेटे या किसी अन्य परिवार के सदस्य के साथ इस पर चर्चा नहीं की है। ये सिद्धारमैया के खिलाफ भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आया है, जिन पर मुदा के प्रभावित करने का आरोप है कि उन्होंने केसर में अपनी 3.2 एकड़ ज़मीन के बदले मैसूर में 60x40 फीट के भूखंडों के बजाय अपनी पत्नी को 14 साइटें आवंटित की। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत पर विशेष अदालत के आदेश के बाद 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सीएम पार्वती, उनके भाई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पार्वती ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके भाई द्वारा दिए गए भूखंडों से ऐसा विवाद पैदा होगा या उनके पति के खिलाफ आरोप लगेंगे। उन्होंने अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में सिद्धारमैया के त्रुटिहीन नैतिक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला और जोर देकर कहा कि उनके कार्यों को हमेशा उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की इच्छा से निर्देशित किया गया है। पार्वती ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके भाई द्वारा दिए गए भूखंडों से ऐसा विवाद पैदा होगा या उनके पति के खिलाफ आरोप लगेंगे। उन्होंने अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में सिद्धारमैया के त्रुटिहीन नैतिक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला और जोर देकर कहा कि उनके कार्यों को हमेशा उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की इच्छा से निर्देशित किया गया है। पश्चिम बंगाल के आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने दुर्गा पूजा से पहले एक बार फिर काम बंद करने की घोषणा की है।
उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। अपने बयान में पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को हटाने, हर मेडिकल कॉलेज में टास्क फोर्स बनाने, अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने और सभी स्टाफ के लिए रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करने सहित 10 मांगे रखी हैं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई के एक दिन बाद आया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से पूरी क्षमता के साथ ड्यूटी पर लौटने का आग्रह किया गया था। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। सभी सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर 42 दिनों की हड़ताल पर चले गए थे, जब तक कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने और कथित धमकी संस्कृति के लिए उपाय की मांग पूरी नहीं हो जाती। इससे पहले 16 सितंबर को मुख्यमंत्री और 18 सितंबर को मुख्य सचिव के साथ WBJDF की बैठक के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली थी और 21 सितंबर को आपातकालीन सेवाओं में काम फिर से शुरू कर दिया गया था। 19 सितंबर को मुख्य सचिव ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों की सुरक्षा, संख्या और कुशल कामकाज के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए, जो WGYDF की मांगों के रूप में अनुरूप थे। जमैका के प्रधानमंत्री की यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा, जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस भारत की यात्रा पर हैं। यह उनकी पहली भारत यात्रा है और जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। जमैका के प्रधानमंत्री ने दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। एक सड़क का नाम जमैका मार्ग भी रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की। मंगलवार को खंडूरी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने वसंत विहार स्थित उनके आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। एक विशेष इशारे में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2000 में मोंटेगो बे जमैका की यात्रा की एक तस्वीरें भेंट की। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जमैका में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनकी मेज़बानी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जमैका के प्रधानमंत्री को भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा हस्ताक्षरित एक क्रिकेट बैट भेंट किया। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक क्रिकेट बैट भेंट किया। जमैका के प्रधानमंत्री हॉलनेस के सम्मान में आयोजित प्रधानमंत्री के लंच में क्रिस गेल और नीरज चोपड़ा को आमंत्रित किया गया था। सैन्य नर्सिंग सेवा ने आज अपना 99वां स्थापना दिवस धूमधाम और गर्व के साथ मनाया। सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल इग्नाटियस डेलॉस फ्लोरा ने वरिष्ठ MNS अधिकारियों और दिग्गजों की मौजूदगी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने संदेश में सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मरीजों की देखभाल के लिए MNS अधिकारियों की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं की ताकत के स्तंभ के रूप में MNS अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। NSA अजीत डोभाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। भारत फ्रांस हैराइजन 2047 रोड मैप को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति ने शांति को आगे बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत फ्रांस प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी की पहल की सराहना की। बहादुरगढ़ में एक सार्वजनिक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी मोदी विरोध में पागल हो गए हैं। वे झूठ बोलते रहते हैं। उनका जन्म तब हुआ होगा जब धरती पर सभी झूठ बोलने वाले मर गए होंगे। उन्हें शर्म भी नहीं आती। खड़गे ने कहा कि वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे PM मोदी को नहीं हटा देते। दादा कृपया 1000 साल जिएं। क्या राजनीति में इतना द्वेष होना चाहिए?
दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा से मिलने मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया पहुंचे। गोविंदा को गलती से अपनी रिवॉल्वर से पैर में गोली लगने के बाद यहां भर्ती कराया गया है। गोविंदा का ऑपरेशन किया गया है, गोली निकाल दी गई है।